नमस्कार साथियों, कॉन्सेप्ट टोके नॉलेज सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा नागरिकता। नागरिकता हमारे भारत के संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक इनके प्रावधान हैं। कल हमने देखा था कि भारत के भाग फर्स्ट में क्या है। भारत के संविधान के भाग फर्स्ट में हमने देखा था कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र है। यानी कल हमने बाउंड्री डिसाइड कर ली थी कि भारत के क्षेत्र की बाउंड्री क्या है, भारत की बाउंड्री क्या है। अब हम आज इसमें नागरिकों को शिफ्ट करेंगे। तो भाग 2 में क्या है, भाग 2 में नागरिकता है और नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अब हम अनुच्छेद 5 को समझते हैं। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि अधिवास के द्वारा नागरिकता। अधिवास के द्वारा नागरिकता का अर्थ होता है कि कौन भारत का डोमिसाइल है। यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 के दिन जो भी भारत में निवास कर रहा है वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। उसके लिए कंडीशन बताई गई है। इसमें पहली कंडीशन है कि वो भारत में जिसका जन्म हुआ हो। जन्म कहाँ होना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा जन्म से। सेकंड इसमें समझते हैं कि इसके माता पिता, माता या पिता किसी का भी जन्म भारत में हुआ हो। और इसकी तीसरी कंडीशन होती है कि जब भारत का संविधान लागू हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, उससे 5 साल पहले वो कंटिन्यू कर रहा है, भारत में निवास कर रहा है। यानी 5 साल पहले से, यानी 1945 से वो भारत में क्या कर रहा है, निवास कर रहा है। अगर इन तीनों शर्तों में से कोई भी एक शर्त अगर वो व्यक्ति फॉलो कर रहा है तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा अधिवास के द्वारा। अधिवास का सीधा शर्त है कि निवास से संबंधित किस व्यक्ति को नागरिक माना जाएगा। तो हमने 3 शर्तों को यहां पर देख लिया है कि 3 शर्तों के आधार पर किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता भारत के संविधान लागू के समय दे दी जाएगी। अब हम आगे अनुच्छेद 6 को समझते हैं। आर्टिकल 6 अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर पाकिस्तान से भारत आता है यानी पाकिस्तान से भारत कोई व्यक्ति प्रवासन करता है तो उसको भारत की नागरिकता कैसे दी जाएगी। तो इसमें पहली कंडीशन है कि उसका जन्म भारत में हुआ हो। सेकंड है उसके माता पिता दादा दादी और नाना नानी, इनमें से किसी का भी जन्म भारत में हुआ हो। और उस समय का भारत कौन सा होगा? भारत शासन अधिनियम 1935। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 जिस समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, उस समय जिनका जन्म भारत में हुआ है, यानी उनके माता पिता का, दादा दादी का या नाना नानी का, इनमें से किसी का भी जन्म अगर भारत में हुआ है, कौन सा भारत? भारत शासन अधिनियम 1935 में, तो उन्हें भारत का नागरिक समझा जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन लगाई गई है। पहला केस इसमें है कि अगर प्रवासन किया जा रहा है पाकिस्तान से भारत को, और वो प्रवासन की डेट क्या होगी? 19 जुलाई 1948, 1948। अगर कोई भी व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले अगर भारत में प्रवेश कर जाता है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। उसके लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं किया गया है।
इसमें सेकंड केस है जो सबसे महत्वपूर्ण है। सेकंड केस में कहा गया है कि 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद में, यानी इस डेट को या उसके बाद में कोई भी व्यक्ति अगर भारत में आ रहा है तो उसको नागरिकता कैसे दी जाएगी? तो उसको नागरिकता दी जाएगी परमिट सिस्टम से। अब ये परमिट सिस्टम क्या है? परमिट सिस्टम का सीधा सा अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति अगर पाकिस्तान से भारत आ रहा है या भारत से कोई नागरिक पाकिस्तान जा रहा है तो उसके लिए परमिट सिस्टम लागू किया गया था। यानी वहां के देश के द्वारा, चाहे पाकिस्तान हो या भारत हो, इस देश के द्वारा एक परमिट दिया जाएगा, एक स्लिप दी जाएगी जिसे हम परमिट कहते हैं। वो परमिट लेकर आएगा भारत में और परमिट दिखाएगा, यानी रजिस्ट्रेशन करवाएगा किसी सक्षम अधिकारी के समक्ष कि मैं भारत में निवास करना चाहता हूं। और उस परमिट, मान लीजिए कि ये परमिट है 1 जनवरी 1949 को, और इस परमिट के जारी होने के बाद, यानी जब इस पर ये डेट मेंशन कर दी जाएगी, उसके बाद 6 माह तक वो भारत में निवास करना चाहिए। 6 माह तक निवास करने के बाद उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। पहला कंडीशन है कि परमिट जारी किया जाएगा। परमिट के बाद में अगर वो 6 माह तक भारत में निवास करता है तो ही उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो पहले कंडीशन में अगर 19 जुलाई 1948 से पहले अगर आ जाता है तो उसके लिए कोई सिस्टम नहीं है, उसको डायरेक्टली भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन केस नंबर सेकंड में यह है कि कोई व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 1948 को या उसके बाद में अगर भारत में आता है तो उसे परमिट लेना पड़ेगा, और परमिट के बाद कम से कम उसे 6 माह तक भारत में निवास करना होगा, और 6 माह के बाद उसे सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना ये परमिट दिखाकर भारत की नागरिकता ग्रहण करनी होगी। यह है आर्टिकल 6 में। अब हम आर्टिकल 7 को समझते हैं। अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो भारत से कहां चला जाता है? पाकिस्तान चला जाता है। भारत से पाकिस्तान, पहली कंडीशन ये है। और कब चला जाता है? 1 मार्च 1947 के बाद, और वो वापस भारत आना चाहता है तो उन्हें भारत की नागरिकता कैसे दी जाएगी, इससे संबंधित इसमें प्रावधान किया गया है। यानी पहले वो भारत में निवास कर रहा था, 1 मार्च 1947 के बाद वो कहां चला गया है? पाकिस्तान चला गया है। पाकिस्तान जाने के बाद उसे अपनी स्थिति समझ में आ गई है और उसे लगता है कि अब हमें भारत में चलना चाहिए, तो वो भारत आना चाहता है। तो ऐसे तो आएगा नहीं, उसके लिए भी टर्म एंड कंडीशन होगी। तो वो कंडीशन क्या है? तो पहला तो कंडीशन यही है कि उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी का जन्म कहां पर होना चाहिए? अविभाजित भारत, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के भारत में उनका जन्म होना चाहिए। दूसरा, अगर वो पाकिस्तान से भारत आ रहा है तो पाकिस्तान के सक्षम अधिकारी से वो प्रमाणित करेगा कि मैं भारत जा रहा हूं और मैं वहां पर स्थायी रूप से निवास करूंगा। तो ये प्रमाण पत्र के साथ वो भारत आएगा, और प्रमाण पत्र के साथ भारत आने के बाद वो कम से कम 6 माह तक भारत में निवास करेगा। 6 माह की निवास शर्त के साथ वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। कब समझा जाएगा? जब वो सक्षम अधिकारी के समक्ष रजिस्ट्रेशन करवा लेता है भारतीय नागरिकता का। यानी बाद के प्रावधान वही है जो 19 जुलाई 1948 के थे, यानी 6 माह तक निवास करना होगा। 6 माह तक निवास करने के बाद सक्षम अधिकारी अगर उस परमिट को अप्रूव कर देता है तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। इसमें क्या है? भारत से पाकिस्तान चला गया है, पाकिस्तान से भारत आकर भारत का नागरिक बनना चाहता है स्थायी रूप से, और वहां के अधिकारी से ये परमिट जारी करवा लेता है कि मैं वहां जाऊंगा और वहां का निवासी बनना चाहता हूं, तो उसे भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। अब इसके बाद में हम समझते हैं अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 उन भारतीय मूल के लोगों के लिए है, यानी मूल वंश जहां पर जिनका क्या है? भारत का है। यानी मान लीजिए कि उसका जन्म या उसके माता पिता का जन्म या उसके दादा दादी का जन्म, नाना नानी का जन्म भारत में हुआ है, अविभाजित भारत में, और
जब हमारा संविधान लागू हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय ये व्यक्ति भारत से बाहर यानी विदेश में निवास कर रहा है। अगर ये व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है और उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी व्यक्ति जो भारतीय मूल का है, तो उसे भारतीय नागरिक समझा जाएगा। इसके लिए कंडीशन है कि उसे विदेश में जहां पर भी वो रह रहा है, भारतीय दूतावास में पंजीकरण करवाना होगा। यानी कोई भी देश है, उनकी एम्बेसी होती है दूसरे देश में, यानी भारत की एम्बेसी होगी यूके में, यूएसए में, हर जगह भारत की एम्बेसी होती है हर देश में। तो उस एम्बेसी यानी दूतावास में जाएगा, सक्षम अधिकारी के सामने पंजीकरण करवाएगा और भारतीय नागरिकता ग्रहण कर लेगा। ये किन के लिए है? जो मूल वंश इनका क्या है? भारतीय है, और संविधान लागू के समय वो कहाँ रह रहे हैं? विदेश में रह रहे हैं। उसके बाद में हम समझते हैं अनुच्छेद 9। हम देखते हैं कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 नागरिकता को कैसे ग्रहण किया जाएगा 26 जनवरी 1950 के समय। अब अनुच्छेद 9 नागरिकता ग्रहण करने से संबंधित नहीं है। नागरिकता का समापन कैसे होगा? अगर कोई भी नागरिक है वो स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसे भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। या फिर दूसरे देश की नागरिकता में निष्ठा रखता है, दूसरे देश के प्रति निष्ठा रखता है, तो उसे भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तो मेनली ये बात है कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं अक्षय कुमार को। अक्षय कुमार ने कनाडा की नागरिकता ग्रहण कर ली थी, उनके बाद में उन्हें भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया गया था ऑटोमेटिकली। यानी अगर कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से या फिर अन्य दूसरे देश के पक्ष में निष्ठा रखता है तो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, क्योंकि भारत में कौन सा प्रावधान है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसके बाद में हम समझते हैं अनुच्छेद 10 को। अनुच्छेद 10 कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक है, मान लीजिए भारत का कोई भी नागरिक है, वो संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहेगा। ये तो श्योर सी बात है कि अगर भारत का नागरिक होगा और संसद कोई विधि बना रहा है और उसे मानने से इनकार कर देगा तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं चल पाएगा, देश की शासन व्यवस्था नहीं चल पाएगी। इसलिए ये कंडीशन तो सबसे जरूरी होती है कि जो भी जिस देश का नागरिक है उस देश के नियम विनियम कायदे कानून को माने, तभी देश चल पाएगा। तो इसलिए आर्टिकल 10 में कहा गया है कि कोई भी जो व्यक्ति जो भारत का नागरिकता ग्रहण करता है उसे क्या करना पड़ेगा? संसद के द्वारा बनाई गई कायदे कानून को मानना होगा, कानूनों को मानना होगा, वो संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहेगा। इसके बाद में हम अनुच्छेद 11 को समझते हैं। अनुच्छेद 11 संसद को पावर देती है। अब संसद को पावर किससे संबंधित? नागरिकता से संबंधित। यानी भारत के संविधान के लागू होने के बाद किस व्यक्ति को भारत का नागरिक समझा जाएगा, किस व्यक्ति से भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। यानी अर्जन से संबंधित नागरिकता के और नागरिकता की समाप्ति से संबंधित प्रावधान जो भी होंगे वो कौन करेंगे? हमारी पार्लियामेंट के पास ये राइट होगा। संसद कोई भी विधि के द्वारा नागरिकता को अर्जन कर सकती है और समाप्त कर सकती है। तो नागरिकता के अर्जन से संबंधित 5 प्रावधान हैं और समाप्ति से संबंधित 3 प्रावधान हैं। और ये कैसे किए गए हैं? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा इनको स्थापित किया गया है। इनमें बहुत बार अमेंडमेंट हो चुका है। लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है CAA यानी नागरिकता अमेंडमेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिस पर विवाद चल रहा है। यानी असम से संबंधित कौन से वो अप्रवासी भारतीय अप्रवासी लोग हैं जो भारत में प्रवेश कर चुके हैं, इनको नागरिकता से देने से संबंधित। यानी असम का क्षेत्र है, ये मान लीजिए हमारा भारत है, यहाँ पर असम का क्षेत्र है। जो भी बांग्लादेश से असम में आए हैं तो यहाँ पर विवाद चल रहा है कि ये चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इनको असम में प्रवेश ना दिया जाए, क्योंकि असम की एक जनजाति है और जनजाति की अपनी एक कल्चर है। अगर ये लोग इन जनजाति वाले क्षेत्र में आएंगे तो इनकी कल्चर
प्रभावित होगी। तो इसलिए असम इनका प्रोटेस्ट कर रहा है। मोदी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी व्यक्ति भारत में प्रवेश कर चुका है उन्हें नागरिक समझा जाएगा। कौन कौन से व्यक्तियों को नागरिक समझा जाएगा? अगर कोई अफगानिस्तान से है, कोई बांग्लादेश से है और कोई पाकिस्तान से है, जो मुसलमान वर्ग से नहीं है, यानी जो हिंदू है, जैन है, पारसी है, सिख है, ये जो भी कम्युनिटी है, बौद्ध है, ये 6 कम्युनिटी है जो भारत में प्रवेश की है, उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन मुसलमान वर्ग को नागरिकता नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? क्योंकि ये जहां से भी आ रहे हैं, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो वहां पर बहुसंख्यक है, इनके साथ अत्याचार नहीं होता है, अत्याचार इन्हीं 6 कम्युनिटी के साथ होता है। तो यहाँ पर धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया है और इस सीएए को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। सीएए 2019 से संबंधित हम विस्तार से एक अलग लेक्चर लेंगे। आज हमारा ये मुद्दा नहीं है। आज हमारा मुद्दा है कि भाग 2 जो संविधान में उल्लेखित है 5 से 11, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रावधान क्या है, संविधान में कौन कौन से प्रावधान शामिल किए गए हैं, आज हम उन्हीं को समझेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं छोटा सा टॉपिक एनआरआई। एनआरआई क्या है? एनआरआई होते हैं जो भारत के नागरिक हैं और व्यापार करने के लिए कहां गए हैं? दूसरे देश में। और कितने दिन से अधिक? 182 दिन से अधिक कोई भी व्यक्ति अगर विदेश में रह रहा है तो वो क्या समझा जाएगा? वो एनआरआई समझा जाएगा। यानी वो भारत का नागरिक है, कोई भी काम करने के लिए कहां गया है? विदेश में गया है। और एनआरआई क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये कहां काम कर रहा है, कहां व्यापार कर रहा है? विदेश में व्यापार कर रहा है। तो विदेश में व्यापार कर रहा है तो विदेश में भी टैक्स दे रहा है अपनी कंपनी से संबंधित। तो दोहरे टैक्स से बचाने के लिए भारत में, यानी अगर विदेश में काम कर रहा है तो विदेश में टैक्स दे रहा है, तो इसे भारत में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसलिए एनआरआई का प्रावधान किया गया है। प्रेजेंट में इनमें संशोधन किया गया है और इसके लिए प्रावधान किया गया है कि 120 प्लस दिन अगर, यानी 120 दिन से कम अगर कोई भारत में निवास कर रहा है तो वो एनआरआई नहीं समझा जाएगा। और अगर 15 लाख से अधिक वो कमा रहा है तो ये क्यों किया गया है? इसमें किया गया कि 15 लाख से अधिक कोई व्यक्ति कमा रहा है और 120 प्लस दिन से अधिक वो विदेश में रह रहा है और उसकी कंपनी कहां है? उसकी कंपनी का भारत में ही है, यानी वो अर्जन यहीं से कर रहा है, लेकिन 120 प्लस दिन वो भारत से बाहर निवास कर रहा है। तो ना तो वो यहाँ टैक्स दे रहा है, ना वो दूसरे देश में टैक्स दे रहा है, और उसका अधिकतर काम कहां है? भारत में है। तो ये टैक्स, मेनली टैक्स की चोरी कर रहा है। इस प्रोविजन को खत्म करने के लिए अभी अमेंडमेंट किया गया है और उसमें कहा गया है कि 120 प्लस दिन अगर कोई माइनस दिन, 120 से कम दिन अगर कोई भारत में निवास कर रहा है और 15 लाख से अधिक इनकम जनरेट कर रहा है भारत में, तो उसे क्या समझा जाएगा? एनआरआई नहीं समझा जाएगा, उसे भारत में टैक्स देना पड़ेगा। मेनली आपका यही है कि एनआरआई किसे समझा जाएगा? जो 182 प्लस दिन भारत से बाहर निवास कर रहा है उसे एनआरआई समझा जाएगा। एक ऐसा ही हम देखते हैं ओसी, पीसी कार्ड होल्डर और ओसी कार्ड होल्डर क्या होता है? ओसी का, पीसी कार्ड होल्डर का मेनली अर्थ होता है कि जिनके पास क्या है, कभी न कभी भारतीय पासपोर्ट था, जिनके पास कभी न कभी भारतीय पासपोर्ट था उन्हें पीसीए में शामिल किया जाएगा। ओसीए का अर्थ होता है कि पीसीए का विस्तृत रूप ओसीए में होता है, जिनमें इन्हें ज्यादा सुविधा दी जाती है, पीसीए से इन्हें ओसीए में शामिल किया जाता है। यानी कोई भी अगर विदेशी व्यक्ति है जो भारत का नागरिक नहीं है, विदेशी व्यक्ति है और उसका मूल वंश कहाँ है, यानी उसके दादा दादी नाना नानी या कोई भी मूल वंश इसका कभी न कभी कहाँ था, भारत का था, लेकिन प्रेजेंट में कहाँ का नागरिक है, प्रेजेंट में ये विदेशी व्यक्ति है और ये भारत में व्यापार कर रहा है। तो भारत में व्यापार कर रहा है तो उसे सुविधा देने के लिए, यानी स्टार्टिंग में क्या था कि अगर ये 6 महीने तक भारत में रहता है तो उसे किसी भी पुलिस थाने में जाकर अपनी सूचना देनी जरूरी नहीं है। ये पीओसी से संबंधित प्रावधान किए गए हैं ताकि विदेशी व्यक्ति भारत में आकर अच्छे से व्यापार कर सके और इन झंझटों से इन्हें बचाया जा सके। आपको याद क्या रखना है? पीसी जिनके पास कभी न कभी भारतीय पासपोर्ट था, ओसी मूल वंश कभी न कभी क्या था, जिनका भारतीय था और वो भारत में आकर व्यापार करना चाहते हैं या कर रहे हैं। तो इन झंझटों से बचाने के लिए ओसी कार्ड
शामिल किया गया है। प्रेजेंट में ओसी कार्ड और पीसी कार्ड को 2015 से विलय कर दिया गया है, यानी पीसी कार्ड को ओसी कार्ड में मिला दिया गया है। अब पीसी कार्ड होल्डर को भी वही सुविधा दी जाती है जो ओसी कार्ड होल्डर को दी जाती है। ओके, आज का हमारा सेशन सिटीजनशिप यानी नागरिकता से संबंधित था, जो कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।